हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम लोग बात कर रहे थे फ्लाईव्हील चैप्टर की। तो फ्लाईव्हील चैप्टर में हमने बड़ी शानदार तरीके से डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने देखा था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमने उसकी बात की टी थीटा डायग्राम की, किसके लिए? फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन की। इसके बाद हम बात किया डियर टी थीटा डायग्राम, डबल एक्टिंग और आईसी इंजन फोर स्ट्रोक की। इसके बाद हम बात किया था मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, उसको भी बड़ी शानदार तरीके से डिस्कस किया गया। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, सारे फार्मूले बड़े एग्जाम में आते रहते हैं हमेशा। आप जिस भी एग्जाम में देख लेंगे तो फ्लाईव्हील से वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन उठाए लिए जाते हैं। तो डियर आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक और कि रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील इन मल्टी सिलेंडर। एक शानदार टॉपिक ये भी है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद इस पे एक थोड़ा सा एग्जांपल देंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं एक नई उमंग और नए जोश के साथ आज का टॉपिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील इन मल्टी सिलेंडर। देखिए, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वहां पे फ्लाईव्हील जो यूज हो रहा था वो मल्टी सिलेंडर में नहीं था, वैसे ही हम बात कर रहे थे। बट आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मल्टी सिलेंडर में हम यूज करने वाले हैं। तो मल्टी सिलेंडर में हमें देखना है फ्लाईव्हील का क्या यूज होता, क्यों आया। पहले तो हम ये जानते हैं कि मल्टी सिलेंडर का क्या कॉन्सेप्ट रहा। देखो, जो मल्टी सिलेंडर हमारा आया कि उसका क्या रहा यूज, क्यों मल्टी सिलेंडर यूज किया गया, कुछ इस पे डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद हम फिर फ्लाईव्हील की बात करेंगे। तो मल्टी सिलेंडर का जो पिक्चर था वो क्यों आया? मल्टी सिलेंडर केम इनटू पिक्चर किस लिए आया डियर? ये पिक्चर में आया टू इंक्रीज पावर। किसके लिए डियर? टू इंक्रीज पावर एंड वेल एज, और क्या है टू इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी। इसको लिखते हैं टू इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी ऑफ पावर। मैंने 2 पॉइंट्स बोले हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला डियर, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला वो था हमारा टू इंक्रीज पावर, और सेकंड क्या था? टू इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी ऑफ पावर। पावर की यूनिफॉर्मिटी को इंक्रीज करने के लिए और पावर को इंक्रीज करने के लिए ये आया पिक्चर में। मल्टी सिलेंडर कॉन्सेप्ट केम इनटू पिक्चर टू इंक्रीज पावर। डियर क्या? टू इंक्रीज पावर एंड वेल एज, या फिर एंड बोल दो या फिर एज वेल एज टू इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी ऑफ पावर। तो इन 2 पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना कि मल्टी सिलेंडर का कॉन्सेप्ट आया क्यों था, इसीलिए मल्टी सिलेंडर यूज किया गया। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो फ्लक्चुएशन था इंजन में, इंजन फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन क्या हुआ? फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन कैन बी reduced up to certain extent मीन्स सर्टेन लिमिट तक वो क्या हो गया, वो फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन कैन बी रिड्यूस्ड, वो कर सकते हैं हम उसको रिड्यूस। जो फ्लक्चुएशन होता है इंजन में, भाई फ्लाईव्हील क्यों लगाते हैं? फ्लक्चुएशन को ही तो कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं ना। स्पीड जो कंट्रोल होती वेरी करती है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। तो फ्लक्चुएशन ना हो तो इसके क्या होता है मल्टी सिलेंडर से कि हमारा उसमें फ्लक्चुएशन जो होता है इंजन में वो कम से कम होता है। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और कहाँ तक? अप टू सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन एक्सटेंट। एंड और साथ ही साथ क्या होता है कि जो फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट होती है इस तरह के सिलेंडर में, मल्टी सिलेंडर अगर लगा दिया है आपने तो वहां की फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। तो फ्लाईव्हील रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील जो डियर रिक्वायरमेंट है फ्लाईव्हील का वो क्या होता है? वो भी कम हो जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील कैन बी रिड्यूस्ड, ये भी रिड्यूस्ड होता है, कैन बी रिड्यूस्ड सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट तक डियर वो भी कम हमारा हो जाता है। तो इसीलिए मल्टी सिलेंडर हमारे लिए बेनिफिट होता है डियर। तो आपने देखा, आइए हम एक इसका डायग्राम देखते हैं टी थीटा डायग्राम कि 4 स्ट्रोक के लिए क्या होगा, मीन्स 4 सिलेंडर के लिए और 6 सिलेंडर के लिए देखेंगे। तो हमने पहले से आपके लिए रख रखा है, बस हमें देखना है जिससे टाइम हमारा कंज्यूम ज़्यादा ना हो, हम कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आपको मिल जाए, इसलिए ऐसा किया गया। तो आपने देखा ये टार्क एंड दिस इज क्रैंक एंगल के बीच में
डायग्राम प्लॉट है। ये आपका एक है 4 सिलेंडर के लिए, कौन सा ब्लू वाली जो लाइन है वो हमारी है 4 सिलेंडर के लिए। एंड यार जो पिंक लाइन है जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार होता है, पिंक लाइन, पिंक तो फिलहाल ये है नहीं, वैसे तो ये वायलेट टाइप की है, तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 6 सिलेंडर, वो 6 सिलेंडर के लिए है। तो यहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई पड़ रही होगी, यूनिफॉर्मिटी आई थिंक दिखाई पड़ रही होगी। तो कैसा कुछ डायग्राम ऐसा जाता है, कुछ ऐसा डायग्राम हमारा शो करता है। एक है 4 सिलेंडर के लिए एंड देखो दिस इज पिंक वाला क्या है, ये हमारा जो है वो है 6 सिलेंडर भाई। 1 2 1 1 2 3 4 5 6 हो रहा है क्या, ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6। अब आप बात करो 4 सिलेंडर वाले की, तो वहां पे क्या मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 सिलेंडर आपको दिखाई पड़ने, 4 सिलेंडर हो गया और ही साथ साथ 6 सिलेंडर हो गया। तो दोनों की बात यहाँ पे हो गई है, दोनों डिस्कस हो गया है। आप ये बताओ आपको यहाँ पे क्या चीजें समझ में आ रही हैं, बस आपको इसका डायग्राम देखना है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि सीधे ऐसा एक डायग्राम दे देगा, कभी 4 सिलेंडर के लिए दे देगा, कभी कभी 6 सिलेंडर के लिए दे देगा और पूछेगा ऑप्शन, तो आप टिक मार लोगे, आपने देख रखा है, आपको पता है कि यूनिफॉर्मिटी ये कैसा है, जैसे जो मल्टी सिलेंडर है आपको पता हो ही गया है। तो मल्टी सिलेंडर है तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, मीन्स पावर आउटपुट पहले चीज इंक्रीज हो जाती है, और सेकेंड हमारी जो है यूनिफॉर्मिटी, मीन्स देखो वेरी कहीं कर रहा है क्या, सब जगह कांस्टेंट बना हुआ है, जो फ्लक्चुएशन था वो हमारा क्या हुआ, सर्टेन लिमिट तक रिड्यूस्ड हो चुका है। यूनिफॉर्मिटी आपको मिल रही है, यूनिफॉर्मिटी एक रूपता समान रूपता मिल रही है, तो ये हमारा इसमें बेनिफिट हमको होता है। तो आपने देखा कि रिक्वायरमेंट क्या है फ्लाईव्हील की, किसमें डियर हमारा मल्टी सिलेंडर में। आइए हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल लेकर के। टी थीटा डायग्राम मैं एक बनाऊंगा, मैं सिलेंडर मल्टी सिलेंडर लेता हूँ, 6 4 कुछ भी कर दूंगा, इसके बाद उस पर कुछ मैं डाटा तो नहीं दूंगा आपको बट कुछ वैल्यू दूंगा, तो वहां से डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। डियर आइए हम बनाते हैं एक डायग्राम, बनाते हैं टी थीटा डायग्राम प्लॉट करेंगे हम। क्या प्लॉट करेंगे डियर, टी थीटा मीन्स टर्निंग मोमेंट और क्रैंक एंगल के बीच में डायग्राम हम प्लॉट करते हैं। ओके डियर, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक टी मीन लाइन होगी। अच्छा आपको वहां पे टी मीन लाइन दिख रही थी कि नहीं, देखो जो ये वाली लाइन थी हमारी, दिस लाइन टी मीन लाइन, दिस लाइन टी मीन, भाई मीन टार्क है, लोड टार्क आपको बताया था लास्ट क्लास में, तो वही है, दिस इज मीन टार्क, और मीन टार्क के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एंड दिस इज क्रैंक एंगल लाइन, देखो उसको भी क्रॉस करता है। भाई आपने देखा था 4 स्ट्रोक में तो आपको सक्शन का ऐसा मिल रहा था, फिर कंप्रेशन का भी, पावर स्ट्रोक में जाके आउटपुट आपको मिला था, इसके बाद फिर क्या हुआ एग्जॉस्ट। बट यहाँ पे 4 सिलेंडर, वो सिंगल सिलेंडर की बात हो रही थी तब ऐसा था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कम टू द पॉइंट। ये है आपका टी मीन लाइन मीन्स मीन टार्क एंड टी इधर होगा मीन्स टर्निंग मोमेंट, एंड थीटा क्रैंक एंगल हमारा इस साइड में होगा, दिस इज क्रैंक एंगल हमारा इस साइड में डियर होगा। तो हम बात करते हैं, एक हम पहले बनाएंगे प्लॉट कर डायग्राम टर्निंग मोमेंट और थीटा का, इसके बाद हम बात करेंगे 4 सिलेंडर के लिए हम बनाते हैं एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल मल्टी सिलेंडर, या फिर ऐसे आप लिख लो टी थीटा डायग्राम फॉर 4 सिलेंडर ओके डियर। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं डियर। हमें बना लेते हैं डायग्राम, ये ऐसा कुछ डायग्राम हमारा जाएगा, हम डायग्राम को करते हैं प्लॉट। 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा 5। तो आपने देखा 1 2 3 4 मिल गया, 1 2 3 4 तो मिल गया ना 4 सिलेंडर, वेरी गुड। अब कुछ इसमें से नेमिंग वगैरह कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये पॉइंट जो हमारा ये O है, एंड दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, F, G एंड H, ये पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, वेरी गुड। और कुछ नेमिंग हम करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।
देखो जो टी मीन लाइन के एबव होता है वहां पे मीन्स एनर्जी क्या हुई है, ज्यादा हुई है, वो पॉजिटिव एनर्जी है हमारी। और जो नीचे है डाउनवर्ड है वो क्या है, हमारा टी मीन के जो नीचे है वहां पे एनर्जी क्या है, निगेटिव है, मीन्स वहां पे रिक्वायरमेंट है। तो डियर बात समझ में आपको आ रही है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव। कोई नहीं, हम इसका नाम A1 रखते हैं, इसका A2 करते हैं, इसका A3 करते हैं, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, दिस इज A7, दिस इज A8। भाई ये ऊपर की अवेलेबल एनर्जी एंड ये रिक्वायर्ड है। तो आपको बात समझ में आ रही है, इसको पॉजिटिव लेना है, इसको निगेटिव। जो टी मीन लाइन के ऊपर होगा उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जो टी मीन लाइन के नीचे होगा डाउनवर्ड होगा उसको हम निगेटिव लेते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसकी एनर्जी कुछ दी होगी, क्वेश्चन अगर आता है, हम डाटा फॉर्म में नहीं लिया। देखो जो A1 A2 लिया है ना मैंने, ये एज ए मैंने एरिया मान लिया, बट यहाँ पे वैल्यू दी होती है कि कितना है, एनर्जी कितनी है, 250 50 किलो जूल, जो भी दिया हो, 50 किलो जूल, 60 70 285 कुछ भी दे दिया जाएगा, वो आपको लिख लेना है। हम फर्स्ट पॉइंट जो E0 है हमारा, जो हमारा E0 पॉइंट है उसको हम लेते हैं डियर E0 पॉइंट। E0 पॉइंट की हम ले लेते हैं E, जो यहाँ की एनर्जी है मीन्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो, उसको हम E सपोज कर लिया, ये लेट है या फिर क्वेश्चन में दिया है जो भी है, बट यहाँ पे मैंने सपोज ही किया है। तो यहाँ से अब हम EA का निकालेंगे, तो EA का E पॉइंट प्लस A1, E प्लस A1, E हो गया और प्लस A1 आपका हो जाएगा। और इसके बाद हम निकालेंगे डियर B पॉइंट का, तो B पॉइंट का निकालेंगे, कितना आ जाएगा, देखो B पॉइंट है ना, तो B पॉइंट में आप क्या करोगे, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, ये वाला माइनस करना है आपको, तो E प्लस A1 माइनस A2। तो आपको बात समझ में आ रही है, ऐसे ही करना है आगे, और साथ साथ आप नोट करते चलना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप नोट करते रहोगे तो आपको क्या मिलेगा, नोट मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यार इसके बाद हमारा क्या है, EC, B के बाद C पॉइंट है, फिर आप E करो प्लस A1 माइनस A2, फिर क्या पॉइंट है ये प्लस A3 हो जाएगा। ऐसे ही चलेंगे हम डियर आगे। फिर कौन सा पॉइंट आएगा हमारा C के बाद, D पॉइंट। D पॉइंट में देखो क्या आएगा, E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। आ गया क्या, निगेटिव है भाई, डाउनवर्ड है, वेरी गुड, आपको सब आता है, अच्छी बात। ED, ED के बाद क्या होगा, EE, E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5, A5 प्लस, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं डियर, E हो गया, और कौन सा EF पॉइंट, EF पॉइंट जब हम लेंगे तो आपको E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 और माइनस A6 है क्या, है ना, वेरी गुड। तो आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, बस आप देखते रहना, आपको समझ में आएगा। F के बाद हम किस पॉइंट पे निकालेंगे एनर्जी, G पॉइंट पे। हम G पॉइंट पे एनर्जी निकाल रहे हैं, कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। यही तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील यही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अभी हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, जो आपको केस बताया गया था, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन एनर्जी आपको बताया गया था ना, बस उसी पॉइंट को निकालना, कुछ और नहीं है। E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6 प्लस A7 है क्या, है ना, ओके। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर AG हो गया, EG के बाद हमें क्या आएगा, EH आएगा क्या, फिर वहां से क्या होगा, E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6 प्लस A7 माइनस A8 आएगा डियर, क्या आएगा, A8 आ गया। तो आपने देखा आपका ये डियर किस पॉइंट में निकला है, ये आपका ABCDE सब पॉइंट्स पे आ गया है, सारे पॉइंट्स पे आपने एनर्जी निकाल लिया है। तो आई थिंक आपको सारी बात क्लियर हो गई है। देखो एक बात आप और ध्यान से सुनो,
ये पूरी हमारी साइकिल है, इसको आप देख लो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो। दिस इज अवर वन साइकिल, यहाँ तक एच पॉइंट से, ओ पॉइंट से लेके एच पॉइंट तक वन साइकिल, वन साइकिल, वन साइकिल डियर, क्या है वन साइकिल। इस पॉइंट को आप नोट कर लो कि हमारी वन साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुई है। ये जो हमारा इंजन था 6 सिलेंडर नहीं है, 4 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर इंजन है, इसकी वन साइकिल कंप्लीट होती है तब। तो वन साइकिल कंप्लीट हुई मींस इस वाले पॉइंट की एनर्जी और इस वाले पॉइंट की एनर्जी सेम होगी, सेम होगी ना। जब साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाके फिनिश हुई, मतलब एच पॉइंट इसी पे आ गया, उसकी एनर्जी सेम है। ये आपको बात समझ में आ रही है ना, अच्छी बात। तो ई पॉइंट की एनर्जी जो है वही एनर्जी एच पॉइंट की होगी, और बाकी जो ये हमारा है 7 तक, ई ए से लेके ईजी तक, ई ए से लेके ईजी तक, यहाँ से आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा, किसी पॉइंट्स में मिलेगा, कहीं मैक्सिमम मिलेगा कहीं मिनिमम। जो पॉइंट्स होगा वो डिसाइड करेगा डाटा जो दिया होगा उस पर। ये तो मैंने ए टू ए बी के फॉर्म में लिया है, इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा है। बट जहाँ पे वैल्यू दी होगी, जहाँ पे वैल्यू दी होगी वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ई मैक्स कितना आया और ई मिन। जैसे अभी 50 किलो जूल, 70, 80 कुछ भी दिया हुआ है, फिर 125 ऐसे दिया होता तो प्लस माइनस करके हर पॉइंट पे निकालते, तो किसी पॉइंट पे मैक्सिमम आता और किसी एक पॉइंट पे मिनिमम आता। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे भी मैक्सिमम आया होता उसको मैक्सिमम लिखते ई मैक्स, और जिस पॉइंट में मिनिमम आया होता उसको हम मिनिमम लेते। बट स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, उसको हम लीव कर देते हैं। बाकी जितने पॉइंट्स होते हैं वहां पे ई मैक्स और ई मिन फाइंड आउट हो जाता है। ई मैक्स और ई मिन ये फाइंड आउट हो जाता है। जब ये फाइंड आउट हो गया तो आपको डेल्टा ई तो मिल ही जाएगा भाई, आपको डेल्टा ई तो आसान हो गया। डेल्टा ई तो यही तो होता है, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, यही होता है ना डियर, ई मैक्स माइनस ई मिन, ये होता है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको यहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फार्मूला पता है, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ये तो पता ही है ना आपको, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस पता है, तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है, आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लोगे। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको बड़ा ही आसानी तरीके से पता है कि आई होगा एम आर स्क्वायर, किसके लिए, रिंग के लिए, रिंग के लिए डियर, रिंग या फिर रिम बोलो, रिंग या फिर रिम बोलो फर्स्ट केस। और आई इक्वल टू होगा हाफ या फिर एम आर स्क्वायर बाई 2, किसके लिए डियर, डिस्क के लिए। बट जब बोल दे कोई रोटेटिंग बॉडी है, एनी रोटेटिंग बॉडी, एनी बॉडी बोल दे, एनी बॉडी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लोगे, आपको आर तो पता नहीं है, तो आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है, बट रेडियस ऑफ जायरेशन के फॉर्म में। तो आप लोगे आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर लेना है। हियर के इज रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन डियर, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट डियर कर लेते हैं। तो आपने देखा मल्टी सिलेंडर कॉन्सेप्ट कितना अच्छा लगा, आपको मजा आया, और ये क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बड़ी इसी तरीके से इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, और पॉइंट बड़ा इजी है, इसको डिस्कस करना अच्छा था आपके लिए, इसलिए मैं डिस्कस किया, क्योंकि आपको इससे काफी चीजें समझ में आती है किस किस पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी। तो एग्जाम में अगर फिगर बना के दे दे क्वेश्चन, या फिर इतना छोटा सा दे, जरूरी नहीं इतना बड़ा सा देगा, हो सकता है आपको इतने 2 पॉइंट्स का दे दे और एनर्जी पूछ लेगा कितनी एनर्जी है, वैल्यू भी दे देगा, हो सकता है वैल्यू भी दे दे, आपको फाइंड आउट करना होगा। आप स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट का क्या करना, नहीं लेना, और बीच के पॉइंट्स होंगे वहां पे मैक्स मिन ले लेना, मैक्सिमम एनर्जी ई मैक्स और ई मिन निकाल लेना, और माइनस करके डेल्टा ई निकाल लेना। ये हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। ये पॉइंट्स आपको निकल ही जाएगा। तो डियर हमने डिस्कस कर लिया इन पॉइंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और केस देखते हैं पावर प्रेस का, कि पावर प्रेस में क्या रिक्वायरमेंट है फ्लाईव्हील की। देखो ये आपको एक सुंदर सा दिख रहा होगा पावर प्रेस, डियर क्या दिखाई पड़ रहा होगा, पावर प्रेस, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील इन पावर प्रेस, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील इन पावर प्रेस, इन पावर प्रेस। ओके डियर, पावर प्रेस में क्या इसका यूज है, हम उसकी बात करने चल रहे हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील इन पावर प्रेस,
आपको एक सुंदर सा फ्लाईव्हील, क्या है ये, पावर प्रेस है, फ्लाईव्हील यहाँ दिख रहा होगा, कहाँ पे, सुंदर सा फ्लाईव्हील दिख रहा होगा, कहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अवर फ्लाईव्हील, दिख रहा है क्या, आइए इधर से दिखाते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो, यही तो है हमारा फ्लाईव्हील। आपने इसको बहुत जगह देखा होगा, आपने अगर जनरेटर देखा होगा वहां पे देखा होगा, एक बड़ा सा पहिया होता है ना, वही तो है फ्लाईव्हील। वो काम क्या हो उसका, एनर्जी स्टोर करता है, जब जरूरत होती तब दे देता है भाई, जब ज्यादा सप्लाई आएगी तो वो रखता है, बोलेगा मैं रख लूंगा, और इसके बाद जैसे ही एनर्जी डियर, जैसे ही एनर्जी क्या होती है, जैसे ही एनर्जी कम हो जाती है वैसे उसको रिलीज करता है, वैसे वो क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि फ्लाईव्हील, ये हमारा है फ्लाईव्हील। अब मैं बात कर रहा हूँ पावर प्रेस में, तो पता है आपको पावर प्रेस में कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे पंच लगा होता है, और ये यूज क्यों होता है, मेटल कटिंग ऑपरेशन में यूज होता है, मेटल ऑपरेशन में यूज होता है कि नहीं, प्रेस करने के लिए या फिर पंचिंग करने के लिए, पंचिंग कट करना होता है ना, वो सब प्रोडक्शन का टॉपिक है, मैं बताऊंगा नहीं। पंचिंग का ऑप्शन होता है, वहाँ पे कट होल मारना होता है, डिस्क फॉर्म में निकलती हैं तो वहाँ पे, या फिर और भी यूज है कि कोई चीज हमें उसके मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन में चेंज करना है, उसका शेप साइज चेंज करना है, तो उसके लिए उसको हम पंच यहाँ आता है, उसको प्रेस से गिरा देते हैं, और यहाँ पे डाई लगी होती है और चेंज हो जाता है, डाई यहाँ पे लगी होती है, और यहाँ से ये हमारा प्रेस होता है, रैम देखो आपको दिखाई पड़ा ना, रैम, तो वहां पे होता है पंच, तुरंत गिरता है झटके से और हमारा शेप साइज चेंज हो जाता है, मींस मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पे लगी होती है। और फ्लाईव्हील हमारी, इसका यही यूज होता है, अगर कुछ सप्लाई कम हो रही थी ये अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देता है। जैसे अगर इसे पावर ऑफ कर दोगे ना, तब पर भी बेल्ट जो है ना, इसको अगर हटा लिया जाए तो फ्लाईव्हील काफी देर तक रोटेट करती रहेगी, या फिर लगा भी रहेगा तब पर भी थोड़े टाइम तक फ्लाईव्हील हमारी रोटेट होती रहती है। तो डियर आपको समझ में आ रहा है कि रिक्वायरमेंट क्या है फ्लाईव्हील का। आइए हम बात करते हैं। देखो जो पंच का टाइम होगा, एग्जैक्ट पंचिंग टाइम, जैसे अगर ये सीट है कोई, ये मान लो है, और यहाँ पे पंच है, हियर पंच, ओके डियर, हियर है पंच, दिस इज पंच, ओके। तो आपको यहां से लेके पूरा यहां तक साइकिल टाइम आएगा डियर, ये साइकिल टाइम होगा, वन साइकिल टाइम, और साइकिल टाइम में क्या होगा, टू स्ट्रोक होंगे ना, आने का प्लस जाने का, टू स्ट्रोक होंगे, और यहाँ पे जो होगा ये हमारा एग्जैक्ट टाइम होगा, जो ऑपरेशन वर्कपीस पे होगा, वर्कपीस पे जो ऑपरेशन होगा वो हमारा एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम होगा, एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम है डियर हमारा। और एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम ऑलवेज वेरी लेस देन साइकिल टाइम, एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम इज वेरी लेस देन साइकिल टाइम, वन साइकिल टाइम है ये हमारी, साइकिल टाइम आपको डियर, जो एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम होगा वो क्या होगा, साइकिल टाइम से कम होगा। तो आई थिंक आपको बात पूरी क्लियर हो गई होगी कि पंच का क्या यूज है, कैसे है, फ्लाईव्हील क्यों लगी होती है, फ्लाईव्हील का क्या यूज है, वो भी आपको आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा। आइए आपको मैं बताता हूँ कि फ्लाईव्हील जो है टू तरह से यूज होते हैं पंच प्रेस में। एक तो आपका होगा, ये पंच की बात करो, पंच एक होगा आपका क्रैंक फॉलोवर से, मीन्स फॉलोवर के थ्रू, और सेकंड जो होगा वो स्लाइडर के थ्रू होता है। स्लाइडर वाला क्या होगा, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हो। यहाँ पे क्या होगा, कैम फॉलोवर इन कैम मैकेनिज्म बोल दो, इन कैम मैकेनिज्म डियर, यहाँ पे क्या होगा डियर, कैम मैकेनिज्म, और यहाँ पे क्या होगा, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, तो इनके थ्रू पावर का ट्रांसमिशन हो जाता है और पंच हमारा मूव कर जाता है। तो आपको सारे पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि पंच फॉलोवर के थ्रू भी चल सकता है और स्लाइडर के थ्रू भी। फॉलोवर होगा तो वहां पे कौन सा मैकेनिज्म, कैम मैकेनिज्म, बट स्लाइडर होगा तो वहां पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, सिंगल या फिर कोई भी स्लाइडर हो, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आप बोलो बस, और कुछ नहीं बोलना है आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करेंगे डिजाइन की, कि हमें डिजाइन करनी होगी
तो डिजाइन किसी करनी है, फ्लाईव्हील के रिम की डिजाइन हमें करनी है अब, फ्लाईव्हील के रिम की डिजाइन ऑफ फ्लाईव्हील रिम, ऑफ फ्लाईव्हील रिम, जो रिम होती है फ्लाईव्हील की, दिखा रहा हूं आपको। ये आपको दिख रहा है क्या, दिस इज ये क्या है डियर, हमारी यही तो रिम है, ये रिम है और ये डिस्क टाइप है। अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद, पहले डिजाइन बता दूं आपको कैसे क्या होती है। देखो डिजाइन पूरा पूरा हमें नहीं डिस्कस करना, बस उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो फार्मूले जहां से यूज होते हैं उसको मैं बताऊंगा आपको। आइए एक बना लेते हैं हम फ्लाईव्हील बनाते हैं रिम टाइप का, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रॉब्लम आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए। हम एक बनाते हैं डियर, इसके बाद फिर हम बात करेंगे। ओके डियर, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। डियर आपने देखा यहाँ पे कुछ चीज़ें बन रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, तो आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा कि क्या बन रहा है। देखो आप भी, मैं बनाता हूँ, आप बस देखते रहिएगा। और सुंदर सा एक फिगर बनने वाला है, वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ये क्या है, स्पोक्स हैं, दिस इज स्पोक्स, ये हमारा कुछ भी नहीं है, दिस इज अवर स्पोक। ये देखो दिस पार्ट, दिस ये रिम है, ये हमारा क्या है, रिम मीन्स रिम है। और ये बीच में ब्लैंक है, पूरा खाली है, यहाँ पे क्या है, या फिर ऐसे करते हैं, कलर फिल कर दें, क्या कलर फिल कर दें, अगर आप कहो तो मैं कलर फिल कर देता हूँ। छोड़ो कलर वगैरह छोड़ो, ऐसे ही आप देखो, ये हमारा क्या है, ये पार्ट, ये पूरा पूरा थिक्ड है, कुछ थिकनेस भी है और कुछ विड्थ भी है। थिकनेस अगर टी हो, टी थिकनेस अगर है, आप सपोज कर लो तो टी थिकनेस है, लो लिख लेते हैं, टी थिकनेस, टी थिकनेस है और बी जो है विड्थ है। एक काम करो, सारी चीजें इधर ही लिखते हैं, एक साइड में ही लिखते हैं, तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। टी इज आवर थिकनेस, टी इज आवर थिकनेस, और यार बी क्या है, वो हमारी विड्थ है, किसकी, फ्लाई व्हील के रिम की। और डी डाया है, डाया इसकी रिम के, और कहाँ तक है, सेंटर तक है, इसके यहाँ तक के लेना है, 20 पार्ट तक, डाया रिम। ओके डियर, मीन रिम लेना है, मीन डाया लेना है, मीन डाया, मीन डाया मतलब समझ में आती है बात, कि इस पॉइंट तक नहीं लेना है, इस पॉइंट डाया नहीं, बीच के पॉइंट तक लेना है, मीन डाया ऑफ रिम, तो डी भी निकल जाएगा आपको, है ना। तो हम सारे पॉइंट्स पता करेंगे, हमें करना क्या है, डिजाइन निकालना है। डिजाइन में डी भी पता होना चाहिए कि फ्लाईव्हील कितनी डाया रखें, कितनी थिकनेस रखें और कितनी विड्थ रखें, किस पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपका रिम है और ये जो हमारी है, दिस इज स्पोक्स, दिस इज अवर स्पोक्स। ये स्पोक्स होते हैं, तीलियां आप सुने हो, बस वही है, कुछ और नहीं है। साइकिल का आप देखे हो टायर, साइकिल का रिम देखे हो, वैसा ही कुछ रिम इसका होता है। आप सर्च करना फ्लाईव्हील, आपको दिख जाएगा, रिम टाइप एंड डिस्क टाइप दोनों दिख जाएगा। अभी मैं दिखाने वाला हूँ फिलहाल, ऐसे ही होता है। तो ये क्या है आपका, ये उस पे टिकी होती है, मीन्स जैसे तीलियां होती है ना, आपने अगर रिम देखा होगा साइकिल का, तो वहां पे तीलियां होती है पतली पतली, यहाँ पे थोड़ा सा भारी तीलियां होती हैं, या फिर स्ट्रक्चर बना होता है, तो वहां पे उस पे सपोर्ट पाया हुआ होता है। तो ये हमारे रिम टाइप क्या है, फ्लाईव्हील है। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको मिलता है, सिग्मा इक्वल टू रो वी स्क्वायर। देखो इसको मैं नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ से आया, क्योंकि ये आपके सिलेबस की चीजें हैं नहीं, बट आप इसको ध्यान रखो और इसको याद कर लो कि सिग्मा इक्वल टू रो वी स्क्वायर। ये अगर एनालिसिस करूंगा तो फालतू का टॉपिक डिस्कस होगा और कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट आफ्टर होगा, बस और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप कोई गेट का एग्जाम नहीं देना है, आपको कंपटीशन एग्जाम निकालना है, वो भी छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, फार्मूला पूछेगा, ये सारी चीजें पूछती है, तो हम उसको ही डिस्कस करते हैं डियर। अगर एनालिसिस करना है तो आप कर सकते हो, डी थीटा लेंगे, एक बार डी थीटा लेंगे, छोटा सा पार्ट लेंगे, उसको इंटीग्रेट वगैरह करेंगे और छोटे छोटे पॉइंट्स है उसमें, टेंशन आएगा, एक पार्ट इसका हम सब कुछ कर लेंगे, जैसे आप इंटीग्रेशन करते थे ना, बस वैसे ही कुछ है कुछ। यहाँ पे हम करते क्या है कि वहाँ पे टेंशन फोर्स आएगा, फिर सबका एनालिसिस करेंगे, तो लास्ट में ही फाइंड आउट हो जाएगा हमारा सिग्मा इक्वल टू रो वी स्क्वायर। अच्छा सिग्मा क्या फाइंड आउट हो गया, सिग्मा जो हमारा हुआ ये क्या है, सिग्मा इज सिग्मा, ये हमारा हुप स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस इसको बोल सकते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल या फिर हुप बोलो, या फिर सरकमफ्रेंशियल, सरकमफ्रेंशियल
सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, कोई भी चीजें बोल दो, सारी चीजें आपके लिए आसान है। एंड दिस इज डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रिम, जो रिम है उसकी मटेरियल की डेंसिटी है डियर, डेंसिटी। ये इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर से इसको राइट करते हैं, डेंसिटी है डियर। ओके, तो राइट करते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रिम एंड दिस इज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो डियर आपको एक रिलेशन मिल गया टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड वेलोसिटी में, टेंजेंशियल वेलोसिटी में, और यहाँ पे रो एक फॉर्म में आ गया है ना, डेंसिटी आ गई ना, तो इस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। और इस फार्मूले से देखो ये चीजें पता रहेंगी आपको, दी रहेंगी, ये भी दिया रहेगा, वेलोसिटी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और जैसे ही वेलोसिटी फाइंड आउट होता है इस रिलेशन से, इट इज यूज दिस रिलेशन, लिख लो, दिस रिलेशन is used to determine, to find out velocity, और जैसे फाइंड आउट हो जाए वेलोसिटी, देन P इक्वल टू आपको पता है पाई डी एन बाई 60, पता है ना आप, बस ये तो पता है ना, 2 पाई आर पता है, बस हो गया, वहीं से फाइंड आउट करते हैं। तो आप इन चीजों को देख लेंगे आप यहाँ से, फिर हम बात करेंगे पाई डी एन बाई 60 से आप निकालेंगे, यहाँ से आप इसकी डाया निकाल लेंगे। जब आपको v पता है, n पता, n दिया रहेगा क्वेश्चन में, और पाई जब आपको पता है, तो यहाँ से हम d फाइंड आउट कर लेंगे, d आपका फाइंड आउट हो जाएगा। जब d फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको एक टर्म तो फाइंड आउट हो गया, डिजाइन का एक टर्म फाइंड आउट हो गया, तो हमें निकालना b और t, तो b और t भी निकल जाएगा। आपको एक बात और भी पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, डियर, m इक्वल टू रो इंटू वी, वॉल्यूम, नहीं पढ़े हो क्या? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज वेलोसिटी, एंड दिस इज वॉल्यूम। तो आपको डेंसिटी ये है और ये रो है, अच्छा ये v है वॉल्यूम को अगर हम एरिया के फॉर्म में चेंज करें तो ये बताओ इसका सरकमफ्रेंस कितना आएगा? पाई डी होगा, वेरी गुड, पाई डी होगा, पाई डी तो होगा, आपने बता दिया, वेरी गुड। और पाई डी तो अभी एक टर्म आया है, अभी 2 टर्म और लिखने हैं आपको, b और t कर दें तो क्या होगा? एरिया निकल जाएगा, एरिया और सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा, पाई डी बी टी, पाई डी हो गया बी टी, तो आपको वॉल्यूम निकल गया इस रिम का। जब अगर वॉल्यूम आ गया और डी आपको वहां से मिल गया है, बी और टी में कोई एक टर्म दिया रहेगा, बी और टी में कोई एक टर्म क्वेश्चन में दिया होगा, तो वहां से आप तीसरा टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, एंड दिस इज मास है ये, क्लियर, आपको पता चल गया। तो आप इस फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो, सारे के सारे डाटा फाइंड आउट हमारे हो जाएंगे, डी भी फाइंड आउट हो गया, बी भी फाइंड आउट हो गया, और टी तो दिया ही रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, अगर टी दिया है बी फाइंड आउट करेंगे, बी दिया है टी फाइंड आउट कर लेंगे, जो ना दिया है उसको फाइंड आउट हम कर लेंगे। तो हमारा डिजाइन ऑफ फ्लाईव्हील, ये चीजें आपको समझ में आपको आई गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ से क्या मिला था? सिग्मा, इस फार्मूले से सिग्मा मिला, ये क्या है हमारा? टेंजेंशियल और हुप स्ट्रेस और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। ये ऑलवेज जो है लेस देन हो गया ग्रेटर देन सिग्मा बी, बियरिंग स्ट्रेस से, मींस बियरिंग स्ट्रेस जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा हमारा ज्यादा ही होगा, अगर ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए जब भी हम डिजाइन करेंगे फ्लाईव्हील की, जितना सिग्मा है उससे ज्यादा पर डिजाइन करते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा सिग्मा भी क्या है? यही है हमारी बियरिंग स्ट्रेस। तो आई थिंक आपको सारी बात समझ में यहाँ से आई गई होगी, और हम चलते हैं आगे डियर और बात करते हैं रिंग टाइप या फिर रिम टाइप फ्लाईव्हील, या फिर बात करेंगे सेकंड डिस्क टाइप। तो चलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि रिम टाइप फ्लाईव्हील और रिंग टाइप, और इसी को जो रिम टाइप है ना, इसी को हम बोलते हैं रिंग टाइप, और डिस्क टाइप सेकंड है, 2 ही टाइप के आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट जो देखना है ये वाला, दिस इज रिम टाइप, रिम और रिंग टाइप, ओके डियर।
flywheel, flywheel. And second, disc type, disc type flywheel, disc type flywheel, disc type flywheel. देखो अब बात मैं करूंगा रिम टाइप फ्लाईव्हील की। तो रिम टाइप फ्लाईव्हील जो है वो ज्यादा यूज तो नहीं करते हैं, ज्यादा बेस्ट हमारे लिए डिस्क टाइप फ्लाईव्हील ही होता है। क्यों होता है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये बेनिफिट है। तो डिस्कस करते हैं डियर इसको हम। देखो फर्स्ट जो पॉइंट आपको करना है वो ये है कि जो रिम टाइप है ना ये यूज होता है फॉर लो स्पीड, फॉर लो स्पीड, इट इज यूज फॉर लो स्पीड। रीजन भी कुछ है, क्या रीजन है? बिकॉज जो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी है, बेयरिंग स्ट्रेस है, वो क्या होती है? लेस होती है। और डियर हमारी क्या होती है? वो इसकी लेस होती है। बेयरिंग लिमिट जो होती है इसकी लेस होती है। डियर इसकी बेयरिंग लिमिट क्या होती है? लो, फॉर लो स्पीड। बिकॉज बेयरिंग लिमिट मीन्स सिग्मा बी की बात हो रही है, मीन्स बेयरिंग लिमिट सिग्मा बी इज लेस। क्या होती है? लेस, इज लेस। ये हमारी लेस होती है। किसकी बात चल रही है? रिम वाले में बात चल रही है। चाहो तो आप हेडिंग लिख ही लो रिम टाइप में, रिम टाइप। ओके डियर। तो फॉर लो स्पीड इसको यूज करते हैं बिकॉज बेयरिंग लिमिट क्या होती है? लेस होती है। और जब अगर लेस है तो जो फ्लक्चुएशन है एनर्जी का, तो एनर्जी का फ्लक्चुएशन क्या होगा? अगर ये चीजें लेस है तो एनर्जी का फ्लक्चुएशन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? आप बता दो। अगर स्पीड लो है मीन्स फ्लक्चुएशन तो कम ही होगा, तब फ्लक्चुएशन तो आई थिंक कम ही होगा। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर स्पीड लो रहेगी तो फ्लक्चुएशन ज्यादा आएगा नहीं, इंजन में फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं आएगा। ड्यूरिंग एनर्जी स्टोरेज फ्लक्चुएशन क्या होगा डियर? वो हमारा लेस होगा। तो ये तो ठीक अच्छी बात है, फ्लक्चुएशन लेस होगा। देन ड्यूरिंग एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज फ्लक्चुएशन लेस, फ्लक्चुएशन इज लेस, फ्लक्चुएशन लेस होगा। बट ठीक है, बट यूज क्या है? ये लो स्पीड पे कर सकते हैं इसको, और हमें जरूरत होती है ज्यादा स्पीड चलाने का काम होता है, तो बहुत ज्यादा यूजफुल तो ये है नहीं। तो हम करते क्या है? देखो ये तब रिम था, हम करते क्या है? नंबर ऑफ स्पोक्स जो है इसको बढ़ाते हैं। इफ नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज, स्पोक्स इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स, तो क्या होगा? नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज करेंगे तो बेनिफिट तो है कि बेयरिंग स्ट्रेस, बेयरिंग लिमिट हमारी इंक्रीज कर जाएगी। बेयरिंग लिमिट, बेयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज कर जाएगी, बेयरिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, बेयरिंग लिमिट इंक्रीज मोर। बट एक प्रॉब्लम आएगी कि मास लोड ज्यादा हो जाएगा डियर, क्योंकि यहाँ पे मास लोड बढ़ गया। अब जब नंबर ऑफ स्पोक ज्यादा हम कर दे रहे हैं, मास का लोड मीन्स लोड बढ़ गया, बट मास इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? लॉस हुआ कुछ। देन वन लॉस, देन कॉस्ट बढ़ गई। तो क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ गई डियर। अगर मास बढ़ गया, लोड बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ी, मटेरियल ज्यादा यूज हो रहा है, ज्यादा मटेरियल यूज हुआ ना, स्पोक्स को बढ़ा दिए तो मटेरियल अगर ज्यादा यूज हुआ तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि वहां पर मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई। किस चीज की? मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी जाएगी, मीन्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई, कॉस्ट तो इंक्रीज हो गई। और साथ ही साथ एक और भी चीजें हुई हैं कि जब स्पोक्स ज्यादा हो गए तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, मास का डिस्ट्रीब्यूशन वो कहां पे हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास हुआ। एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन नियर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, नियर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन
एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन नियर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन वहां पे ज्यादा होता है। और जब अगर सेंटर के पास ही मींस इसके पास होने लगा मास ज्यादा, स्पोक्स ज्यादा हो गए हैं तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास हो रहा है। अभी तक थोड़ा दूर दूर था, नंबर ऑफ स्पोक्स कम थे तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर था, बट अब जब ज्यादा स्पोक्स हो जाएंगे तो सेंटर के पास हो जाएगा ना, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है, आई इक्वल टू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। तो एम तो बढ़ा ठीक है, और आर भी हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो जा रही है क्योंकि वे एक्सिस के पास ज्यादा हो जा रहा है ना, तो आई कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या हुआ, कम हो गया। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो क्या होगा, वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कम हो गया तो इंक्रीज कर जाएगी फ्लक्चुएशन स्पीड, स्पीड में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो जाएगी। तो हमारा क्या होगा, एक्सिस रोटेशन क्या हो गया हमारा, मास यहाँ पे होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन नियर टू एक्सिस। देन डियर क्या होगा, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस। सो फिर क्या होगा, अगर ये कम हो गया तो हमारा जो होगा एनर्जी मींस स्पीड फ्लक्चुएशन इज सो विल बी क्या होगा, डिक्रीज होगा, विल बी डिक्रीज डियर डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस हुआ तो जो स्पीड फ्लक्चुएशन वो ज्यादा हो जाएगी, विल बी इंक्रीज स्पीड फ्लक्चुएशन, स्पीड फ्लक्चुएशन हमारी ज्यादा हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स अच्छा नहीं रहा हमारे लिए, बट हम यूज कर सकते हैं, बट हमारा लॉस है। हम बात करते हैं डियर रिम टाइप वाले में, रिम टाइप ही बेस्ट है हमारे लिए, रिम टाइप नहीं सॉरी डिस्क टाइप हमारा बेस्ट होता है, हम डिस्क टाइप ही यूज करते हैं, डिस्क टाइप इज बेस्ट, लिख लेते हैं इज बेटर ओके। डिस्क टाइप आप देख ही रहे हो, ये वाला है, दिस इज अवर डिस्क टाइप फ्लाईव्हील, ये ही हमारा बेनिफिशियल है, यहाँ पे मिस करते हैं। यहाँ पे होता क्या डियर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो डिस्क टाइप वाले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो लेस होगा तो ये पॉइंट्स तो आपका सेम मिलेगा, लेस। इसका मतलब क्या है कि स्पीड फ्लक्चुएशन क्या होगा डियर, स्पीड फ्लक्चुएशन हमारी इंक्रीज करेगी, बट वो जो होगा बीयरिंग जो हमारी स्ट्रेंथ है ना उसमें बेनिफिट मिल जाएगा, वहां पे डियर हमें बेनिफिट मिल जाता है। फ्लाईव्हील अगर जो है डिस्क टाइप का है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा डियर, मिनिमम होगा। इट मींस फॉर अ गिवन एनर्जी स्टोरेज क्या होगा डियर, वो स्पीड फ्लक्चुएशन जो होगा विल बी मोर, वहां पे मोर हो जाएगा। बट एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसका क्या है कि फ्लाईव्हील इज दैट इट कैन बी रन एट हायर स्पीड, ये हायर स्पीड पे चल सकती है, यही तो इसका बेनिफिट है मेन। इट कैन बी, चलो पहले इस पॉइंट को लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस so will be increase speed fluctuation होगा। बट बेनिफिट क्या है, क्या बेनिफिट है, मेन बेनिफिट क्या है, मेन बेनिफिट क्या है इसका, इट कैन बी यूज्ड फॉर हाई स्पीड, क्यों डियर, स्पीड बिकॉज ऑफ bearing strength, because of bearing strength sigma b, because of sigma b is more होता है। तो ये पॉइंट्स थे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, तो आई थिंक आपने इसको देख ही लिया होगा डिस्क टाइप का और रिम टाइप का। और डिस्क टाइप का मैं आपको एक फिगर बना के भी दिखाता हूँ, तो आपको मैं एक फिगर बना दूं, उसको भी आप देख ही लो। अगर ये तो फ्रंट व्यू है, ओके, मैं इसका अगर आपको साइड व्यू बनाऊं तो साइड व्यू कुछ इसका ऐसा आएगा, देखो ये डॉटेड लाइन है, अब यहाँ पे मैं ड्रा करूंगा ये इधर, और कुछ ये फिगर ऐसा आएगा डियर, पूरा ड्रा कर लूँ तो आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आपको समझना क्या है इसमें।
दिस इज डियर, दिस इज, ये हमारा साइड व्यू है, दिस इज आवर साइड व्यू, ये डिस्क टाइप है, साइड व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ऐसा व्यू आता है कुछ, कभी कभी एग्जाम में दे देगा अगर, तो आप देख लेना और बता देना कि क्या है इसके पॉइंट्स। साइड व्यू में ऐसा दिखेगा डिस्क टाइप वाला, और फ्रंट व्यू में ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट्स लो कर दिया, कुछ प्रॉब्लम है तो आपको अब अच्छा लग रहा है। ये डॉटेड लाइन है, कुछ और नहीं है। दिस इज अवर डॉटेड लाइन, दिस इज अवर डॉटेड लाइन, ओके डियर, दिस इज अवर डॉटेड लाइन। तो इस तरीके से डियर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया और हमारा आज फ्लाईव्हील चैप्टर फिनिश होता है। आज इस क्लास में हमारा फ्लाईव्हील चैप्टर फिनिश होता है। तो हमने बड़ी शानदार तरीके से डिस्कस किया क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील इन मल्टी सिलेंडर, फिर बात किया पावर प्रेस की, फिर हमारे डिजाइन पे, फिर हमने डिस्कस क्या किया रिम टाइप और डिस्क टाइप। तो ओवरऑल पूरा चैप्टर हमारा फिनिश होता है और बड़ी ही शानदार तरीके से इसको हमने डिस्कस किया है और बड़े ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। तो डियर आज की क्लास को हम भी फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए जोश के साथ। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।